नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है 60 दिन के इस सर्टिफिकेट कोर्स में। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का ये कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, जो 12 चैप्टर्स में डिवाइडेड। जब पहला चैप्टर है हेमेटोलॉजी, और उसकी आज पहली क्लास है। ये 7 दिन ही इसकी क्लासेस रहेगी हेमेटोलॉजी की। इसमें आप ब्लड के बारे में जानेंगे, इसके कंपोजिशन के बारे में, फंक्शन के बारे में, ब्लड टेस्ट, सीबीसी, सीरम टेस्ट, ये सभी जो है इसके बारे में आप लोग जानने वाले। ठीक है, ये एक्चुअली ये कंप्लीट कोर्स जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का 3 मंथ्स का, उसका एक पार्ट। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जो एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं, एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, और अल्टरनेटिव मेडिसिन में, नेचुरोपैथी में है, और एक प्रॉपर जो एमबीबीएस के स्टूडेंट होते हैं उस तरह का नॉलेज नहीं रख पाते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, जो कि जरूरी है। मेहनत करते हैं तो इनको सीखा जा सकता है। ठीक है, एक्चुअली मेरा खुद भी फिजिक्स ऑनर्स है। ठीक है, मैंने एमएससी फिजिक्स से किया है, और बायोलॉजी से मेरा दूर दूर तक कभी नाता नहीं रहा। लेकिन जब मैं एक टीचर बना पतंजलि में, और एक जिम्मेवारी के साथ लगभग 10,000 लोगों को मैंने योग सिखाया है, और इस दौरान इन सभी विषयों को मैंने पढ़ा। पतंजलि के स्टूडेंट्स को भी मैंने पढ़ाया है। तो ये जो टॉपिक है वीक पॉइंट हो जाता है कई बार, क्योंकि एक एमबीबीएस जो करते हैं, इतना लंबा एक टाइडियस जो है, पूरा लंबा चौड़ा स्टडी उनका होता है, डीप जाकर करते हैं वो चीज़ को। ठीक है, तो अब जो 6 महीने का कोर्स है मेट्रोलॉजी का, ये 6 दिन में तो उस लेवल पे नहीं बताया जा सकता है, लेकिन आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप किसी भी रिपोर्ट को पढ़ सके, टेक्निकल टर्म को समझ सकें, और उसको अपने प्रैक्टिस में ला सकें। आपको कहीं भी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी। ये 6 दिन का मॉड्यूल है। ठीक है, इसको मैंने 2 तरह से डिजाइन किया है। इसमें मैंने वादा किया था कि हम ऐसी तकनीकों का उपयोग करेंगे जिससे कोई भी स्टूडेंट याद कर ले, कोई भी स्टूडेंट किसी टॉपिक को अच्छे से मेमोराइज कर ले, समराइज कर ले दिमाग में। तो यहाँ पर जो आपको बताया जाएगा ना, ठीक है, उसको मैंने एक सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ टिप्स बताए जाएंगे आपको, जिससे आपको ये याद करने में आसानी होगी। कुछ ऐसी चीजें हैं आपको पता भी नहीं लगेंगी, लेकिन वो जो करिकुलम ये इसका है, इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। यह कोर्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक आउटलाइन है। ठीक है, अभी 2-3 दिन जो है ये आउटलाइन आपका होगा, मतलब कि पूरा समरी जो है ना आपको बता दिया जाएगा, जिससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और उसके बाद जब हम लोग टेस्ट रिपोर्ट पढ़ना जानेंगे, सीरम टेस्ट और सीबीसी को हम लोग पढ़ेंगे, तो फिर वो चीज़ों को रिपीट करेंगे। मतलब 7 दिन में हम कोर्स को पढ़ भी लेंगे, और प्लस हम उसको रिपीट भी करेंगे। जितने भी बेंच मार्क्स है उसको भी स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो एक अलग तरीके से इसको डिजाइन किया है मैंने। ये कितना सक्सेसफुल है, ये आफ्टर 7 डेज आप बताएंगे। ठीक है, और आपके फीडबैक पर आगे के कोर्सेज भी उसी तरह से डिजाइन किए जाएंगे। इसमें निमोनिक्स का कुछ यूज किया जाएगा ट्रिक्स के रूप में। ठीक है, निमोनिक्स यहाँ 2 तरह से इस्तेमाल की जा रही है। एक, करिकुलम को डिजाइन इस तरह से किया जाएगा कि आपको वो चीजें याद रही प्रेजेंटेशन के थ्रू। दूसरा, आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे, उसको आप याद कीजिए। वो याद करने वाली चीजें, कुछ रखने वाली चीजें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो टॉपिक है, ये हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं, इसको ब्लड फिजियोलॉजी कहते हैं। आप इसको नॉर्मल भाषा में कर सकते हैं स्ट्रक्चर, ब्लड का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ब्लड एक क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। ठीक है, स्किन का एक लेयर है मेसोडर्म। ठीक है, यहाँ पर जो है सेल का लेयर है वो कनेक्टिव फ्लूइड्स। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज। देखिए कनेक्टिव टिश्यूज क्या है, तो अभी हमने क्या है ना, इसके बाद का जो स्लाइड है इसमें अभी कनेक्टिव टिश्यू है। हमारा शरीर सेल से बना हुआ है। ठीक है, जो 12 चैप्टर जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें एक चैप्टर सेल भी है, कोशिका हम लोग हिंदी में कहते हैं। किस तरह से कोशिका को हम डिवाइड करते हैं,
और उसको अलग अलग लेवल में जाकर स्टडी करते हैं। ठीक है। तो शरीर के सबसे जो जीवित यूनिट है वो कोशिका है। और कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं एक टिश्यू। ठीक है, एक ही जैसी कोशिकाएं मिलकर एक टिश्यू बना लेती हैं। ठीक है। टिश्यू मतलब क्या है? बंडल ऑफ सेल्स। ठीक है। तो ये टिश्यूज जो है ना, चार तरह के टिश्यूज होते हैं हमारे बॉडी में। आगे भी इसके बहुत सारे फॉर्मेशन हैं। ठीक है, जितना डीप जाइएगा उतना आपको और भी उसमें कंटिन्यूटी मिलती है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज: कनेक्टिव टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, मसल टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज। ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यूज जो है इसमें, उसमें आता है ब्लड। वी हैव फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ओके। और कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उसमें ब्लड आता है। और ये टिश्यू जो है बाकी सभी जो मतलब सबसे ज्यादा जो अबाउंडेंट मात्रा में पाया जाने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। ठीक है, इसमें जैसे फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट्स, मास्ट सेल, ये सब मिलकर जो है कनेक्टिव टिश्यूज बनाते हैं। मतलब कनेक्टिव टिश्यूज को हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, तो ये फाइब्रोब्लास्ट में टूटा हुआ है, फैट सेल्स में टूटा हुआ, मैक्रोफेज में टूटा हुआ है, ल्यूकोसाइट में टूटा हुआ है। अलग अलग तरह के कनेक्टिव टिश्यूज मिलेंगे हमें, जिनको आगे पढ़ना है आगे जाके। ठीक है। सेल और टिश्यूज में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो इसको डिटेल से उस समय पढ़ेंगे। अभी एक समराइजेशन करते रहे आपको। ठीक है। और इसका काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है। बॉडी में कहीं भी ट्रांसपोर्ट करने की बात हो रही है। ठीक है। शरीर में, आपके हार्ट में, ठीक है, ऑक्सीजन है, उसको सेल तक ले जाना है। ठीक है, सर्कुलेशन के थ्रू। तो ये काम कौन करेगा? ये कनेक्टिव टिश्यू ही करेंगे। इनमें एनर्जी होती है। ठीक है। और ग्लूकोज जो है, ठीक है, जैसे ब्लड है, ब्लड में क्या है, एनर्जी कैसे? उसमें ग्लूकोज भी है ना। ठीक है, जो हमारे हाँ। शरीर में फैल जाती है, तो ये एनर्जी भी देती है, हमें प्रोटेक्शन भी देती है। कनेक्टिव टिश्यू जो है, जो ब्लड या कनेक्टिव टिश्यू हमें प्रोटेक्शन भी देती है इन्फेक्शन से। कभी इन्फेक्शन होता है, उसे लड़ता कौन है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, उसके भी कई सारे प्रकार। तो ये होते कहाँ? ब्लड में होते हैं। तो प्रोटेक्शन भी हमें यही देगा, न्यूट्रिशन भी हमें यही देगा, ब्लड ही देगा। ठीक है। तो ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, जो फ्लूइड फॉर्म में, मतलब ये बहता है, ये एक ऐसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, जो बहता है, फ्लो होता है। ठीक है। ऐसे अभी हमने जब ये स्टार्ट किया तो हमने वर्ड यूज किया हेमाटोलॉजी। क्या? हेमाटोलॉजी। ठीक है। अब जो है दो वर्ड से ये बना हुआ है। हेम मीन ब्लड, लोगोस मतलब स्टडी। ठीक है, जैसे बायोलॉजी, लॉजी लगा हुआ वहां पे। एस्ट्रोलॉजी, वहां भी लॉजी लगा हुआ है। हेमाटोलॉजी, यहाँ भी लॉजी लगा हुआ है। तो ये जो लॉजी जो है ना, जब भी किसी वर्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है, जहां भी आप देखिएगा, तो उसका मतलब क्या है? नॉलेज। ठीक है, लोगोस स्टडी। ठीक है। तो ये इसका मतलब नॉलेज हुआ, इसका मतलब स्टडी हुआ। ठीक है। इस तरह के आप बहुत सारे वर्ड्स ले सकते हैं, और ये सभी वर्ड्स जो है आपको सिर्फ एक चीज को बताते हैं: नॉलेज, स्टडी। ठीक है। तो हम लोग किस चीज की स्टडी करते हैं? तो हैम की स्टडी करते हैं, मतलब ब्लड। अच्छा, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। ठीक है, इसमें कॉमन वर्ड जैसे हैमबर्गर आप खाते हैं, उसमें भी जो हैम है ना, वो ब्लड से ही एक्चुअली डिराइव किया गया है। ठीक है, वहां भी मतलब एक्चुअली वो है वही ब्लड। ठीक है। तो ब्लड की स्टडी करेंगे तो हेमेटोलॉजी कहेंगे, ब्लड की स्टडी करेंगे तो हेमेटोलॉजी कहेंगे। हम लोग ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर हेमेटोलॉजी का ही चैप्टर। ठीक है। और आगे और भी चैप्टर्स होंगे, पहले ये चैप्टर को देख लें हम लोग। तो हमने जाना कि हमारे में चार तरह के टिश्यू होते हैं: टिश्यू, मसल और नर्वस टिश्यू। जिसमें से एक टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है शरीर में, ट्रांसपोर्टेशन करना, एक जगह से कोई न्यूट्रिशन को दूसरी जगह ले जाने का काम यही करता है। इसमें एनर्जी स्टोर होती है ग्लूकोज के रूप में भी। ठीक है। और इसमें WBC होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सभी काम जो है इसका है ब्लड। ठीक है। और
क्या ब्लड के कुछ प्रॉपर्टीज भी है ना। ठीक है, हम लोग ब्लड की बात कर रहे हैं, तो ब्लड की क्या प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कलर। हमारे शरीर में जो लाल रंग है ना, ये कहाँ से आ रहा है? इसी रक्त के कारण आ रहा है ना, ब्लड के कारण। ठीक है, ब्राइट रेड इन आर्टरीज एंड डार्क रेड इन वेन्स। ठीक है, तो आर्टरीज और वेन दोनों में जो ब्लड है वो एक्चुअली है रेड ही। ठीक है, लेकिन क्या है उसमें, हीमोग्लोबिन, एक्चुअली ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण हमें लाल दिखता है। ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल कलर है जो वैरी करता है। ठीक। अच्छा, कोई आवाज में डिस्टरबेंस तो नहीं है ना? नो सर, आवाज क्लियर है। थैंक यू। ओके, कितना मास होता है? 8%। अगर 100 किलो का व्यक्ति है तो उसके शरीर में ब्लड कितना होगा? 8 किलो। अगर कोई व्यक्ति 50 किलो का है तो उसके शरीर में ब्लड कितना होगा? 4 किलो। ठीक है, तो मास अगर हम पूरे बॉडी वेट का 8% हो ब्लड होता है, तो अगर किसी व्यक्ति का आप वजन कर लेंगे ना, तो उसका 8% निकाल दीजिए, वो उसके बॉडी में ब्लड की मात्रा होगी। ठीक है, क्वांटिटी दो तरह की चीजें होती है, एक वॉल्यूम होता है, एक क्वांटिटी होती है। वॉल्यूम हम लोग लीटर में नापते हैं, मिलीलीटर में नापते हैं। ठीक है, और मास या क्वांटिटी उसको हम लोग नापते हैं ग्राम में, किलोग्राम में, इस तरह से। ठीक है, तो हमारे बॉडी में 8% क्या है? बॉडी मास जो है, पूरे शरीर का 8% ब्लड। आप अपना वजन ले लीजिए। ठीक है, मेरा वजन सपोज कि 72 kg है, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो नंबर आएगा ये आपका ये आ जाएगा, ब्लड की मात्रा। पीएच, पीएच जो है हल्का अल्कलाइन। पीएच हल्का अल्कलाइन है, 7.35 से 7.45 के बीच में ये होता है। पीएच के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको थोड़ा और विस्तार से बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान रखना है पीएच हमारा 7.35 से 7.45 होना चाहिए। ठीक है, और ये अल्कलाइन होता है। हम लोग तेल मसाले वाली ज़्यादा चीज़ें खाते हैं जिससे ये एसिडिक हो जाता है, तब हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हमें अपने बॉडी के पीएच को, ब्लड के पीएच को हमें 7.35 से 7.45 के बीच में रखना होता है। अल्कलाइन डाइट के द्वारा हम अपने बॉडी के पीएच को अल्कलाइन रख सकते हैं। ठीक है, अभी के जो समय चल रहा है इसमें एसिडिटी बहुत ही कॉमन हो गई। जब हम लोग आरओ का पानी पी रहे हैं वो एसिडिक है। ठीक है, हम लोग रेगुलर उसको पी रहे हैं एक स्टेटस सिंबल के रूप में, लेकिन हम ये नहीं जान रहे हैं कि वी आर गेटिंग एसिडिटी। ओके, एसिडिटी बढ़ रही है, ब्लड की एसिडिटी बढ़ रही है, स्टमक में एसिडिटी बढ़ रही है, डिस्टाइन में एसिडिटी बढ़ रही है। कारण क्या है? एसिडिक नेचर वाले फूड और वाटर। 38 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है। फ़ारेनहाइट जो है 100.4, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर है इसका। ये मेंटेन रखता है बॉडी। ठीक है, उसका एक मैकेनिज्म है, बॉडी के टेम्परेचर का मैकेनिज्म। इसका एक अपना मैकेनिज्म। अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया तो अलग सिस्टम काम करता है, अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो उसके लिए अलग कूलिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है, और ये बॉडी का टेम्परेचर इस तरह से 38 डिग्री तक मेंटेन करके रखा जाता है। पानी से 4 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, विस्कोसिटी हम लोग जिसको कहते हैं विस्कोस लिक्विड। ठीक है, ये वाटर से 4 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स विस्कोस है। विस्कोसिटी को हम लोग कैसे समझते हैं? गाढ़ापन को, जैसे एक नाव चल रही है, अब पानी में चल रही है, तो उसका अपना एक स्पीड होगा, लेकिन अगर उसको तेल में चला दिया जाए, ठीक है, तो उसका स्पीड अल्टर हो जाएगा। ठीक है, अवरोध उत्पन्न होता है। ऑब्स्टिकल जो है आ जाता है ये इस नाव में। तो नाव जो है, जो तैर रही है जिस लिक्विड पर, पानी है या फिर कोई दूसरा विस्कॉस लिक्विड है, उसका स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, गाढ़ापन जितना ज्यादा होगा, विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगा लिक्विड का, उस पर उतना ही मतलब कि स्लो मूव करेगा कोई भी नाव या कुछ भी ऐसा है। ठीक है, तो विस्कोसिटी जो है गाढ़ापन शो करता है। गाढ़ापन
अब क्या है कि ब्लड से जो है वाटर से 4 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा जो है विस्कोस है। ठीक है। तो इसका मतलब जितनी तेजी से पानी बहता है ना, ब्लड उतनी तेजी से नहीं बहेगा। ठीक है, क्योंकि यह गाढ़ा है। ठीक है, विस्कोस। 5 से 6 लीटर वॉल्यूम नॉर्मली हमारे बॉडी में होता है। 5 से 6 ग्राम। ये सब जो बेंचमार्क है ना, ये सब को अभी जनरल कॉन्सेप्शन के लिए बताया जा रहे हैं। जब हम लोग टेस्ट वाले चैप्टर में जाएंगे ना, जिसमें हम लोग सीबीसी और सीरम टेस्ट वगैरह को जानेंगे, उसमें जो एक एक जो पैरामीटर से चेक करेंगे, तो फिर इनको फिर से डिफाइन करेंगे और हम लोग फिर से स्टडी करेंगे उनको। ठीक है, वी हैव टू स्टडी दिस चैप्टर ट्वाइस। 7 दिन में हमें ये हेमेटोलॉजी के चैप्टर को 2 बार पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रहे। अच्छा, टेस्ट साल्टी होता है। ठीक है, तो जो नॉनवेज खाते हैं उनको तो मालूम होना चाहिए। भाई हम तो वेजिटेरियन हैं और इस टेस्ट कभी करेंगे नहीं। पीएच स्केल जो है इसको समझ लीजिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था। पीएच स्केल मतलब एसिडिटी, अल्कलाइन और न्यूट्रल। इसको मान एक जो पानी है, इसको आश्रित जल डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, वो न्यूट्रल मान लेते हैं उसको 7। उसका कितना है? 7। ठीक है, पीएच स्केल पे। तो उसका पीएच 7 हो गया। अब सपोज किसी का पीएच 3 है, वो एसिडिक होगा। किसी का 1 है, वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया। किसी का 0 है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया। उससे ज्यादा एसिडिक नहीं हो सकता, वो हो गया। उसी तरह से अगर कोई मतलब कि किसी का पीएच 12 है तो वो अल्कलाइन है। अगर 14 है तो वो मोस्ट अल्कलाइन है, उससे ज्यादा अल्कलाइन नहीं हो सकता। लेकिन न्यूट्रल होगा जब आपका 7 होगा। ठीक है, तो 7.35 जो है आपका ब्लड का आ रहा है, तो मतलब वो एकदम एक्चुअली न्यूट्रल नहीं है, लेकिन वो हल्का सा अल्कलाइन है। हल्का सा अल्कलाइन। तो हमें अपने बॉडी को अल्कलाइन ही रखना होता है, क्योंकि एसिडिटी खुद ब खुद बढ़ती है। अल्कलाइन जो है हमें खुद ब खुद करना होता है प्रयास करके। क्योंकि क्यों, इसका कारण भी आपको बताते हैं। हमारी जो हवा है वो भी एसिडिक, न्यूट्रल या अल्कलाइन होगी। जिस तरह पानी एसिडिक, न्यूट्रल और अल्कलाइन हो सकता है, हमारी हवा भी एसिडिक, न्यूट्रल या अल्कलाइन हो सकती है। जहाँ पेड़ होते हैं, जहाँ हरियाली होती है, जहाँ पेड़ होते हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो अल्कलाइन होता है। पेड़ के पास जो रहते हैं वो अल्कलाइन नेचर को फील करते हैं। जो पेड़ के नजदीक रहते हैं उनको अल्कलाइन एयर मौजूद होता है, उनके पास मौजूद होता है। तो इससे अच्छा हो जाता है, उनको आसानी होती है बॉडी को पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए, अल्कलाइन रखने के लिए। सर सर ठीक सर एल्कलाइन मतलब सर। है। सवाल जो है लास्ट में पूछ लीजिएगा, आप नोट करके रख लीजिए। ठीक है, कोई भी सवाल हो आप नोट करके रख लीजिए, उसके बाद लास्ट में हम पूछेंगे आपको क्वेश्चन आंसर की। ठीक है। तो अल्कलाइन को हिंदी में कहते हैं क्षारीयता। ठीक है, एसिडिक को कहते हैं अम्लीयता। कोई अम्ल है या कोई क्षार है। ठीक है, कोई भी पदार्थ या तो अम्ल होगा या फिर क्षार होगा या फिर न्यूट्रल हो सकता है, ना अम्ल ना क्षार। ठीक है, तो पीएच लेवल को हम लोग यूज करते हैं उसको मापने के लिए। ठीक है, तो बता रहे थे कि हाँ, पेड़ों के पास आप रहते हैं ना, तो आपको जो हवा मिलती है ना वो अल्कलाइन, आपका ट्रांसफर अल्कलाइन होता है। लेकिन हम लोग क्या पेड़ों के बीच में रह रहे हैं? अगर हाँ, तो आपकी बॉडी तो अल्कलाइन होनी चाहिए। लेकिन अधिकतर जो लोग हैं जो शहरों में हैं, ठीक है, जो नेचर से दूर हैं, उनकी हवा एसिडिक हो चुकी है। जैसे दिल्ली जैसे शहर में प्रदूषण इतना ज्यादा है कि हवा एसिडिक हो चुकी है। ठीक है, तो जो सांस लेगा वो भी तो अल्कलाइन मतलब कि ब्लड में पाएगा। ठीक है, तो मेहनत करनी पड़ती है अभी के समय में अल्कलाइन रखने के लिए बॉडी को। पीएच जो है ब्लड का 7 से ऊपर रहे, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, पहले नहीं करना पड़ता था। लोग शहरों में समय कम बिताते थे, पेड़ों के बीच में समय बिताते थे। तो ये पीएच स्केल है। ठीक है, एसिडिक, अभी हम लोग का अधिकतर भोजन एसिडिक ही है।
हमें अल्कलाइन होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। ब्लड का अपना एक कंपोजिशन, ब्लड का अपना एक कंपोजिशन है। जैसे जब ब्लड आप कहीं सैंपल देते हैं ना, तो इस तरह के एक टेस्ट ट्यूब में जो है जब ब्लड को रखा जाता है तो 3 लेयर्स में ये टूट जा रहा है। ठीक है। हम लोग यहाँ पे इस 3 लेयर्स को देख रहे हैं, एक ऊपर का लेयर, एक नीचे का लेयर, एक बीच में, जो एक बैरियर पैदा करता है। ठीक है। तो इस तरह से ब्लड जो है 3 हिस्सों में टूट जाता है। अब जाहिर सी बात है, जो सबसे भारी होगा वो नीचे बैठेगा और जो सबसे हल्का होगा वो ऊपर होगा। जो सबसे भारी होगा, जो ब्लड के कंपोनेंट में, ब्लड के कंपोजिशन में जो सबसे हैवी पार्ट होगा ना, वो नीचे सबसाइड कर जाएगा, बैठ जाएगा, और जो हल्का होगा वो ऊपर रहेगा। ठीक है। जैसे आप तेल में पानी मिला देते हैं, तो तेल जो है ना ऊपर आ जाता है क्योंकि वो हल्का है, और पानी जो है वो उससे भारी है तो वो नीचे चला जाता है। लेकिन आप उसमें एक पत्थर डाल देंगे, ठीक है, तो वो पानी से भी भारी है तो वो और नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर जो सेडिमेंट जो है नीचे बैठ रहा है और ऊपर जो कंपोजिशन है, उसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या क्या कंपोजिशन है। जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो इन कंपोजिशन को स्पेशली देखते हैं। तो जो ऊपर वाला हिस्सा आ गया ना, वो प्लाज्मा। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है जो हल्का है, वो क्या है? प्लाज्मा है। ठीक है। जो नीचे जो है सबसे जो भारी हिस्सा है, जिसमें ब्लड के सेल्स हैं, ठीक है, चूंकि ये लाल है इसलिए ये रेड ब्लड सेल्स कहलाते हैं। ये नीचे हो गए। अब बच्चा के बीच बीच में क्या है? प्लेटलेट्स हैं और आपका व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। तो मेनली देर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स। ओके। आप एक्चुअली इसको 2 ही टाइप का मान सकते हैं। एक प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा जो आपका लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं जो सबसे ऊपर है, ठीक है, सबसे नीचे है रेड ब्लड सेल कोशिका, बीच में व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स हैं। अब ये क्या क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ब्लड जो होता है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ऊपर जो प्लाज्मा था जो भार मतलब हल्का हिस्सा, और सेलुलर एलिमेंट्स मतलब सेल, कोशिकाएं, जो उसका भारी हिस्सा वो नीचे बैठ गया। ठीक है। तो बॉडी जो ये ब्लड जो है वो 2 हिस्सों में बटी है। एक वो हिस्सा जिसमें कुछ सेल है, कोशिकाएं हैं, और वो बाकी जो बच, अगर ब्लड में वो सेल निकाल दिए, जो भी WBC RBC या प्लेटलेट्स को निकाल देंगे, तो जो बचेगा वो प्लाज्मा हो गया। जो बचेगा वो क्या हो गया? प्लाज्मा हो गया। तो हमारे रक्त में जो कोशिकाएं हैं वो 45% होती हैं, और जो बाकी का हिस्सा है 55% वो कहलाता है प्लाज्मा। ठीक है। और ये हमारे सेल, कोशिकाएं जो हैं, वो 3 हिस्सों में वाइडली डिवाइडेड है। क्या है? RBC, WBC और प्लेटलेट। ध्यान दीजिए, RBC मतलब रेड ब्लड सेल, आर मतलब रेड, WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल, और फिर प्लेटलेट्स। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? RBC, उसको हम लोग एथ्रोसाइट भी कहते हैं। RBC कॉमन नेम में बहुत लोग जान जाते हैं, लेकिन उसको साइंटिफिकली कहा जाता है लैब टेस्ट में एरिथ्रोसाइट्स। ओके। एरिथ्रोसाइट्स, E फॉर एरिथ्रोसाइट्स। ओके। व्हाइट ब्लड सेल जो है उनको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, L फॉर ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स जो है उसको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं RBC नहीं लिखा हुआ है, एरिथ्रोसाइट लिखा हुआ है, तो उसका मतलब RBC ही है। और WBC नहीं लिखा हुआ है, ल्यूकोसाइट्स लिखा हुआ है, तो वो भी हमें समझना है। हमें दोनों नाम को याद रखना है। प्लेटलेट्स की जगह थर्मोसाइट्स लिखा हुआ है, वो भी हमें लैब रिपोर्ट में मिलेगा, तो वो भी हमें देखना होगा कि नहीं भाई ये तो वही है। हम लोग बस नाम में कंफ्यूज हो रहे हैं। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ये 3 तरह की चीजें आपको सेल का पार्ट है, मतलब ये सब सेल है। बाकी जो बच गया वो प्लाज्मा है। ठीक है। जो अभी बता रहे हैं वो सभी चीजें जो है ना, आपको फिर से रिपीट भी करेंगे, सवाल भी पूछेंगे।
जो इसका मेन ग्रुप है ना, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, आपको जवाब देना होगा। ठीक है, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कितना आपको याद रहा। तो प्लाज्मा जो है ना, उसका कलर कैसा होता है? जो 55% पार्ट है वो प्लाज्मा, उसका कलर कैसा होता है? येलो टाइप का। ठीक है। और कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट होल्ड्स सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड इन सस्पेंशन। ओके, ये इसका कलर है क्या? येलोविश। ठीक है। अब जो है ये ब्लड प्लाज्मा जो है ना, इसको दो हिस्सों में इसको भी बांट सकते हैं। ये जो प्लाज्मा है, ठीक है, ठीक है, देखिए सीरम का जब रिपोर्ट बताएंगे ना, ठीक है, तो उसमें हम लोग इसको फिर से रिपीट करने वाले हैं, है ना। इसको समझ लेते हैं अभी क्या है। अभी हमने जो है क्लॉटेड ब्लड की बात कर रहे हैं। जब ब्लड में क्लॉट होते हैं, ब्लड में एक्चुअली क्या है ना, कि जैसे आपको ब्लड है, आपने सैंपल दिया तो क्लॉटेड नहीं है ना, लेकिन जब ब्लड में क्लॉट होते हैं तो वो क्लॉट नीचे बैठ जाता है। ठीक है। और प्लाज्मा में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, वो भी नीचे सेडिमेंट के रूप में बैठ जाती हैं। तो प्लाज्मा से ही ऑल फिल्टर होके सीरम निकलता है। ठीक है। ये इसमें क्लॉट होता है, ब्लड में क्लॉटिंग होती है। ठीक है। और वो सैंपल जो है जब लिया जाता है तो सीरम, जो क्लॉट नीचे बैठ गया, सस्पेंड हो गया, और ऊपर का हिस्सा जो बचा वो सीरम हो गया, ये हल्का हुआ। ठीक है। हम पहले वाले सैंपल में देख रहे हैं कि एक ब्लड लिया जाता है जो क्लॉटेड नहीं, क्लॉटेड मतलब ब्लड का थक्का जमना। ठीक है। जैसे खून जो है ना, जब हवा के संपर्क में आता है ना, तो वो जम जाता है। ठीक है। तो क्लॉट बनते हैं। ठीक है। अब जो है, अगर वो क्लॉट जो है, अगर सैंपल में लिए हुए क्लॉट है वो नीचे बैठ गए, तो फिर वो क्या बचा? सीरम। सीरम का टेस्ट होता है, और इसके बहुत सारे टेस्ट है सीरम के, सबको एक एक करके समझेंगे। ठीक। आज प्लाज्मा के बारे में भी हमने जाना कि ये प्लाज्मा येलोइश होता है। इसमें एक्चुअली पित्त का अपना, जो पित्त है हमारा येलो कलर का, ठीक है, बिलीरुबिन और बिलुवाडिन, जिसके कारण जो है पीला और हरा कलर जो है पित्त में आता है। तो कुछ बिलीरुबिन जो है वो होता है प्लाज्मा में, जिससे उसको एक कलर येलोइश मिल जाता है। ठीक है। अब वो नहीं रहे तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा पानी की जैसे। ठीक है। तो ये बिलीरुबिन के कारण वो कलर आया था उसमें। तो ये प्लाज्मा जो है, इसमें होता क्या, ये तो पानी ही है। 91.5% पानी, 91.5% पानी है ये, और 7% प्रोटीन है, 7% प्रोटीन। ठीक है। और बाकी का जो है 1.5% बचा है, क्या है? तो मिनरल्स हैं, आयन, इसे सोडियम क्लोराइड है। इसमें दो आयन है, सोडियम और क्लोराइड, क्लोरीन। तो ये दोनों टूट जाते हैं ना, तो रहते कहाँ? वो प्लाज्मा में ही तैरते रहते हैं। पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये तो आयन है। ये आयनिक जो कंपाउंड्स हैं, मतलब एक्चुअली आयन का मतलब क्या हुआ ना, जब जैसे सोडियम क्लोराइड लिए या फिर H2O लिए, वाटर, वाटर का जो केमिकल फॉर्मेशन क्या है? H2O। अब इसमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है।
और दूसरा HO आपका आयन है, ऑक्सीजन आयन नेगेटिवली चार्ज, और OH आयन। तो ये जो है ना, एक एटम जो है जब सेपरेट हो जाता है अपने नेगेटिव हिस्सों में और पॉजिटिव हिस्सों में, तो उसको आयन कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल टूट के नेगेटिव या पॉजिटिव आयन बनाता है। जैसे अभी यहाँ पर देखिए, इसको हम इस तरह से आपको समझाते हैं। साधारणतः जब नमक रहता है ना, तो वो सोडियम और क्लोरीन मिल के सोडियम क्लोराइड के रूप में रहता है। मतलब सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक। ठीक है, उसमें सोडियम और क्लोरीन एक साथ है, कंबाइंड है। लेकिन क्या है, जब पानी में घोल देते हैं ना, तो सोडियम अलग हो जाता है, क्लोराइड अलग हो जाती है, आयन अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों आयन जो है अलग। आवाज नहीं आ रही है सर। तो जब हम वाटर में उसको सॉल्यूशन बना देते हैं ना, घोल देते हैं, तो वो अपने आयंस में टूट जाता है। मतलब सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। उसी तरह देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, जिससे मैग्नीशियम है ये, और ये क्लोरीन। ठीक है, दोनों मिलके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाए हुए हैं। लेकिन जब वाटर में इसको घोल दे रहे हैं, तो दोनों आयन में, मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन नेगेटिव आयन है, इसमें टूट जाता है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जो है आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये आयन रहते हैं प्लाज्मा में। अब ये भी तो एक पानी ही है। जिस तरह से पानी में नमक घोल रहे वो आयन में टूट रहा है, तो ब्लड में जो प्लाज्मा है वो भी पानी ही है। अब 91.5% पानी ही है, तो उसमें भी घुलने पर ही अपने आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी आयन भी कहाँ रहते हैं? प्लाज्मा में रहते हैं। जो गैस हम लोग इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन इंटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सेल कर रहे हैं। ठीक, और साथ में इनर्ट गैस नाइट्रोजन भी जा रहा है। ये सभी जो है उसमें रहते हैं थोड़ी सी मात्रा में। ठीक है, ऐसे तो हमारा जो इनहेल और एक्सेल का प्रोसेस ये कंटिन्यू चलता रहता है, लेकिन ये वहाँ पर मौजूद रहते हैं। 1.5% में इनका भी कंपोजिशन होता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हुआ, फैटी एसिड है, ये भी उस 1.5% में स्पेस लेते हैं। हम लोग जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं, तो उससे वेस्ट मटेरियल जो है उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन, ये सब भी आपके प्लाज्मा में मिल जाते हैं। जब हम लोग टेस्ट करते हैं, तो ये सभी हम लोग को मिलता है। यूरिक एसिड मिलता है, यूरिया मिलता है, अमोनिया मिलता है, क्रिएटिनिन मिलता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब के सब जो है टेस्ट में हमें ये सभी चीजें पता चल जाती हैं। ये सब है। ठीक है, प्रोटीन जो है भी है। ठीक है, मेनली 3 तरह के प्रोटीन यहाँ बताएंगे, लेकिन एक्चुअली 2 और होते हैं। ठीक है, तो उसको में इंक्लूड किया गया है। एल्बुमिन जो है आपका एक हुआ, एक फाइब्रिनोजेन दूसरा हुआ। ठीक है, और ग्लोबुलिन्स। ठीक है, ये जो है आपका दूसरा हो गया। अब जो है जेन यहाँ पे जहाँ भी रहेगा ना, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है जेन, फाइब्रो फाइब्रिनोजेन। ठीक है, जेन मीन जनरेट, जनरेटर होता है ना, जेनरेट, जैसे एक वर्ड है, तो जेन से बना जेनरेट। ठीक है, तो जेन का मतलब हुआ उत्पन्न करना। जेन का मतलब क्या हुआ? उत्पन्न करना। ठीक है, तो जैसे नाइट्रोजेन, तो नाइटर मतलब क्या हुआ? नाइटर मतलब मृत्यु, जेन मतलब पैदा, उत्पन्न करना। तो नाइट्रोजेन मतलब उत्पन्न करने वाला, मृत्यु उत्पन्न करने वाला। ठीक है, तो एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंट पहले हुए थे, जब नाइट्रोजन गैस की पहले खोज हुई थी, तो उसमें नाइट्रोजन में चूहों को डालकर देखा गया और बाकी जीवों को डालकर देखा गया, तो वो तुरंत मर गए। तो उन्हें लगा कि ये एक ऐसी जो मौत देती। ठीक है, इसलिए इसका नाम नाइटर प्लस जेन, नाइट्रोजन पड़ गया। ठीक है, अभी आप देखिए, हेलोजन, आपके घर में हेलोजन लैंप्स होंगे। ठीक है, स्ट्रीट में हेलोजन लैंप्स होंगे। तो उसमें हेलोजन, हेलो मतलब क्या हुआ? नमक। ठीक है, और जेन मतलब पैदा करना। तो ऐसे एलिमेंट्स जो नमक पैदा करते हैं, जैसे क्लोरीन है, इससे नमक बनता है, सोडियम क्लोराइड, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सभी साल्ट पैदा करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं हेलोजेन। जेन। तो जेन वर्ड को जो है ना, बहुत सारी जगह पे आप देखेगा ना, तो ये आपको पता चलेगा
कि इसका मतलब कि बहुत सारा जो है एप्लीकेशन आपको मिलेगा, बहुत सारे वर्ड्स में ये जेन मिलेगा। ठीक है। अब जो है ये जो जेन है, फाइब्रोजेन। अब यहाँ पे क्या वर्ड है, एक प्रोटीन है उसका नाम है फाइब्रोजेन। ठीक है। इसका मतलब है कि ये क्या पैदा करता है, फाइबर पैदा करता है। क्या पैदा करता है, फाइबर पैदा करता है। तो इसको कहते हैं फाइब्रोजेन। अब ये फाइबर क्या है? ठीक है। ये जब हम लोग के ब्लड में कहीं, मतलब ये स्किन में कहीं चोट चपेट लग गया, ठीक है, खून बहा, तो वहां पर क्या है ना, कुछ क्लॉट हो जाता है, वहाँ खून जम जाता है और बहना बंद हो जाता है। ये सेल्फ मैकेनिज्म है। ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स, वो क्या करते हैं, कहीं ब्लड अगर निकल रहा है तो उसको क्या करते हैं, जमा देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है। तो मतलब कि सूक्ष्म लेवल पे जाकर देखने पर पता चलता है कि वो एक जाली जैसा बना देते हैं, फाइबर की जाली जैसा बना देते हैं, और उस जगह को अंदर से ढक देते हैं जहां पर ब्लड बह रहा है। ठीक है। तो फाइबर या रेसे, ठीक है, जो करता है वो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, फाइबर उत्पन्न करने वाला। तो ब्लड कहीं आपका बह रहा है ना, कट रहा है, तो वहां पर फाइब्रोजन क्या करेगा ना, अंदर जाके उसको एक लेयर बना देगा ताकि वो ब्लड बहे नहीं। ठीक है। तो ये एक कॉमन सा वर्ड है जेन जो है ना, इसको आप यूज कीजिएगा। और बहुत सारे ऐसे वर्ड है ना, ठीक है, अगर आप मेडिकल मतलब रिपोर्ट्स को पढ़ना चाहते हैं या फिर टर्मिनोलॉजी को समझना चाहते हैं, तो सफिक्स और प्रीफिक्स जो है ना, इंग्लिश में जो होते हैं, लैटिन भाषा में है, ग्रीक में है, उनको आपको समझना है। अगर आप उनको समझ गए ना तो बहुत आसानी से वर्ड्स को समझ सकेंगे। ठीक है। उनके बिना समझना मुश्किल है। तो ये चैप्टर जो है, जो फंक्शन है प्लाज्मा के, ये कल के लिए रहने देते हैं। ठीक है। आज चूंकि ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, तो फ्री एक्सेस सभी को मिला है। हम चाहते हैं कि जो आज बताया गया उससे अगर कुछ सवाल है तो, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, प्री मतलब पहले, सफिक्स मतलब जो सफ मतलब बाद में उसको सपोर्ट करता है। ठीक है। तो दैट इज सफिक्स। तो यहाँ पे हम लोग जो है, जैसे फाइब्रोजेन की बात करें तो जेन क्या है, एक सफिक्स है। ठीक है। अब जैसे एक वर्ड है प्रोरेनिन। ठीक है। तो प्रोरेनिन क्या है ना, ये पचाता है, मतलब कि फैट को पचाने के लिए, दूध को स्पेशली पचाने के लिए पेट में रिलीज होता है एंजाइम। ठीक है। तो इसका क्या नाम है? प्रोरेनिन। प्रो मतलब क्या, पहले। रेनिन मतलब रेनिन के पहले। तो रेनिन जो है ना, प्रोरेनिन के रूप में पेट में मौजूद है। ठीक है। जब दूध आएगा आपके पेट में, तो ये प्रोरेनिन जो है ना, वो रेनिन में बदल जाएगा और फिर वो उसको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है। तो वो मतलब पहले से रेडी, वो एक प्रोरेनिन एक अलग फेज में रहता है और उससे रेनिन बनता है। तो रेनिन के पहले जो चीज है वो प्रोरेनिन है। तो प्रो क्या है, प्रीफिक्स। तो इस तरह से बहुत सारे प्रीफिक्स है, सफिक्स है, जो इन मेडिकल टर्म में हम लोग समझेंगे, सीखेंगे, तो मजा ही आएगा। ठीक है। आप अनम्यूट किया जा रहा है आप सभी को। कुछ क्वेश्चन है आज से टॉपिक से रिलेटेड, बस उसी से बात कीजिएगा, डेविएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और कल से हम लोग जो है 1 घंटा पूरा समय देंगे इस पर। आज नया साल भी है तो बहुत सारे काम भी हैं एक्स्ट्रा, आप समझ रहे होंगे। ठीक है। लेकिन हमें स्टार्ट करना था इसलिए हमने आज स्टार्ट कर दिया, ताकि 1 जनवरी अगर अच्छा है तो बाकी साल भी अच्छा रहे। बस यही कॉन्सेप्ट सोच के हमने आज सभी कोर्सेज को स्टार्ट कर दिए। ओके। एनी क्वेश्चन? Happy New Year and हेलो। a very good start, sir. थैंक यू, थैंक यू। सर बहुत ही अच्छा समझाया आपने। हम लोगों ने बीएससी में ये पढ़ा था, लेकिन तब ऐसा पीपीटी वगैरह कुछ नहीं था ना, तो इतना नहीं समझ में आया। लेकिन आज एक ही घंटे में आपने इतने अच्छे से समझाया, बाप रे बहुत ही अच्छे से समझ आ गया। देखिए भाई, हम क्या कर रहे हैं, हम इसको रिपीट करेंगे। 7 दिन में हम एक बार पढ़ेंगे, दूसरा बार इसको रिपीट भी करेंगे।
ठीक है, तो इसीलिए कर रहे हैं ना, हमने पीपीटी बनाई थोड़ा समय देके इसीलिए क्योंकि जल्दी हम निपटा सके, फिर हम रिपीट कर सके। ठीक है, और सर आप आप लोग पहले इसमें से देखिए, आप ये सर लोग आप पहले, पीपीटी की इसमें वजह सब से बहुत टॉपिक अच्छे कैसे से लेते हो? समझ में आ गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये आप लोग मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, जो हमारे लाइफ मेंबर हैं या फिर हेल्थ क्लब के मेंबर्स हैं, ठीक है, कई और कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो मेडिकल फील्ड से नहीं आते, तो हमें दोनों का ध्यान देना है ना, और स्पेशली जो थेरेपिस्ट हैं उनका ध्यान देना है ताकि उनकी प्रैक्टिस बेटर हो। तो इसलिए आप लोग कुछ फीडबैक देंगे तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सर हिंदी में सर नहीं है क्या? सर क्या हिंदी में आप नहीं है है? ना? हिंदी में नहीं है? बहुत मेहनत लगेगा हिंदी करने में। हाँ मनीषा जी। आज वाला जो हुआ है ये सर रिपीट हुआ क्या? या हेलो, सर आज आज जो क्लास वाला जो हुआ है आज रिपीट हुआ क्या सर? ये पहला क्लास है ना, हेमटोलॉजी का क्लास है, ठीक है, ये 7 दिन का क्लास है, इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर लेंगे जब ये खत्म होगा। ठीक है, नहीं, आज जो आज जो कुछ एनाटॉमी और हुआ है। फिजियोलॉजी की, हाँ, जिन्होंने परचेज किया है हेमेटोलॉजी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए, ये पहला क्लास है। इस तरह के 12 चैप्टर्स है, ठीक है, वो मिलाकर जो है आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स बन रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं तो ये कोई मेडिकल वैलिडिटी का है, बस ये आपने ज्वाइन किया, नॉलेज गेन किया यहाँ से, तो ये उसका एक प्रमाण है। अदरवाइज हम ऑथराइज नहीं है मेडिकल सर्टिफिकेट्स देने के लिए, आप ऑलरेडी जान रहे, तो हम ये कहीं से भी दावा नहीं कर रहे हैं कि यू कैन यूज दिस इन एनी गवर्नमेंट साइट, ओके, या फिर कहीं भी उस तरह, लेकिन एक स्किल के रूप में यू आर गेटिंग दिस, ओके। लाइफ मेंबर एक्चुअली ये जितने भी हेल्थ क्लब के मेंबर हैं उनके लिए फ्री है, जितने भी हेल्थ क्लब में जितने मेंबर्स हैं उनके लिए ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, जो ये कोर्स करना चाहते हैं 1001 रुपये उसकी फी है, वो पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लाइफ टाइम मेंबर हैं या हेल्थ क्लब के मेंबर्स हैं उनके लिए फ्री, जो हेल्थ क्लब में है उनको मेन ग्रुप का लिंक चला गया होगा या फिर चला जाएगा। ठीक है, सर ये जो हीमोग्लोबिन होता है हमारी बॉडी में, ये हीमोग्लोबिन हाँ, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? और कई बार जब ब्लड कैंसर टाइप होता है तो हीमोग्लोबिन डाउन होता चला जाता है, तो ये नहीं इसके बारे में टोटल जो है ना, सुनिए, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये हमारे कोर्स का टॉपिक है। ठीक है, ओके 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 हम ओके, लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में इसको डिटेल में करने वाले हैं। राइट ठीक है, कई बार जो है मतलब कि इन्फेक्शन के कारण, कैंसर के कारण हीमोग्लोबिन घटता है। हाँ ठीक जी। है, और क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण हीमोग्लोबिन घट रहा है। ठीक है, ये सभी हम लोग इसको जानने वाले हैं, क्या जेनेटिक काउज हैं, क्या पैथोलॉजिकल हैं, ये सभी हम लोग ये टॉपिक में है। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे क्लियर करेंगे। इसमें सर ये भी हम पता कर सकेंगे जो भी अभी हमारे जो दो दो खुराकें लगी हुई हैं उसकी वजह से जो हमारा ब्लड इम्पैक्टेड हुआ है, वो कहीं ब्लड में कहीं कोई पैरामीटर से शो हो जाए। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। मैं कह रहा हूँ सर जो अभी हमारे पास्ट में दो दो जो सुइयां लगी हैं, मैं वो हम्म, नाम नहीं ले रहा, तो क्या हम इसमें ब्लड टेस्ट में कहीं डिटेक्ट कर सकते हैं कोई ऐसा पैरामीटर के उससे पता लगेगा कि यस ये हमें इम्पैक्ट हाँ, करेगी या कर रही है? यस यस, डी डायमर टेस्ट से ये पता चल सकता है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, इस चैप्टर में इंक्लूडेड है। ठीक है, ओके ओके ओके, परफेक्ट। अब देखिए हम बिना नाम लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा, हाँ, तो वो मैंने हम इसीलिए नाम नहीं लिया किया। उसका सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नाम बिल्कुल नहीं सर। लेना। ठीक है, नाम से कोई आवश्यकता ही नहीं सर। क्या? नाम से कोई आवश्यकता ही नहीं सर। मैंने वो नहीं, वीडियो नाम डिलीट लेने हो का, जाते हैं वहां से। वीडियो डिलीट हो सकते हैं, पूरा चैनल डिलीट हो सकता है। ठीक है, चैनल जी जी डिलीट जी हो सकता है, जी मेरा हो चुका है एक बार। मेरा भी हो चुका है ना ऑलरेडी तो हाँ इसलिए 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 थोड़ा सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। इसलिए मैंने नाम ही नहीं लिया वो। हाँ हाँ, तो ये सर। सभी जो है ना, और आप लोग से भी है कि अगर आप कुछ चाह रहे हैं कि इसमें ऐड तो हमें बताइएगा, सर इसलिए सर भी इसमें। क्योंकि ये तो केवल ब्लड का है, ब्लड का ही हाँ। केवल है ये 7 दिन का। लेकिन आगे हम सभी जो एनाटॉमी के जितने पार्ट है बॉडी ह्यूमन एनाटॉमी के और उसकी फिजियोलॉजी के, तो वो सभी कवर करने वाले हैं। तो कुछ आपके पास ऐसा एक आइडिया है जो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है तो जरूर पर्सनल हमें मैसेज कर दीजिए। ठीक है, तो उस पर सर सर ध्यान सर देंगे, एक क्योंकि देखिए बात अभी बात जो ये करनी थी। पीपीटी है ना, या सर एक बात करनी थी, ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी हाँ हम लोग काउंट करते हैं बराबर अपना ब्लड रिपोर्ट में, बराबर है? तो अगर हाँ हाँ, हमको किसी का ब्लड ये अपना बीपी चेक करना है तो ये स्पिगमो मैनोमीटर करके एक अपरेटस आता है,
वो कैसे हम्म। हैंडल करते सिखा सकते क्या इसमें? देखिए स्फिग्मोमैनोमीटर जो है ना वो तो एक अलग टॉपिक हो गया। हम करेक्ट। ठीक है, हम ऐड करेंगे, ठीक है, उसको ऐड कर हम अपने लीजिए, पीपीटी में थोड़ा ऐड मालूम करेंगे, पड़ेगा ठीक। अपने को, हाँ। क्योंकि ये डॉक्टर कैसे चेक करते हैं ना, मालूम नहीं पड़ता है कि उनका बराबर काउंटिंग है कि नहीं। ये तो हमको भी, अगर हम सीख जाएंगे तो हम भी घर घर वालों को चेक कर सकते हैं, इसलिए। देखिए जी। ऐसा है ना कि ये बहुत बड़ा साइंस नहीं, लेकिन बात है कि हमारे लिए वैलिडिटी है कि नहीं इसकी, मतलब इस कोर्स में वो सुटेबल है कि नहीं। हमको लगता है कि लंग्स वाले चैप्टर में ले लें उसको, या फिर हार्ट वाले चैप्टर में ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, चलेगा चलेगा है सर, ना। जैसे आप जहाँ भी आप अच्छा समझेंगे वहां ले लीजिए। हाँ मतलब उसके सुटेबल रहेगा, मतलब उस चैप्टर के साथ अटैच होकर सुटेबल रहेगा, चलेगा सर। हाँ, ठीक वो है। थोड़ा हमको मालूम पड़ेगा। थैंक यू सर। ओके ओके, ठीक है। चलिए सर, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा सर ये टॉपिक, ब्लड हाँ वाला। रहने देखिए। सर बहुत मजा आया, सर हाँ, देखिए अच्छा सीखा आपने, बहुत अच्छा सीखा। सर आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि इतने सारे टॉपिक, इतना सारा सब आप याद कैसे रखते हैं वो भी थोड़ा सिखाइए, क्योंकि तो याद में नहीं रह पा रहा है। कौन सा क्लास कब करे, क्या करे। देखिए कुछ याद नहीं करना, सुनिए। हमारे एक सिंपल सा फॉर्मूला, हमने बहुत पढ़ा और पढ़ पढ़ के हम परेशान हो गए, ठीक है। हाँ नॉलेज का बोझ बहुत ज्यादा होता है, नॉलेज का बोझ जो है ना सबसे बड़ा बोझ होता है, ठीक है। हम हाँ स्टडी नहीं करते। अब बताए हैं कि हम स्टडी अब करते नहीं, ठीक है। जो हमने पहले पढ़ा है ना बस उसको याद करते, रिवाइज करते, ठीक है। तो ये चीजें हमने कभी पहले पढ़ी ओके थी, अब हम रिवाइज कर रहे हैं। तो जब रिवाइज करते हैं वो चीजें निकल के बाहर आ जाती हैं, तो पहले किया हुआ, ठीक है। तो और दूसरी चीज, हम ओके फालतू का कोई जो ऐसा डेटा है ना उसको याद ही नहीं रखते। देखिए हम आपको जो चीजें बता रहे हैं ना, हम रियलिटी बता रहे हैं, इसमें बहुत सारे डेटा हैं, हाँ हम कभी उसको याद नहीं रखते। हम कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं और हम कॉन्सेप्ट पे ही काम करते हैं। छोटे छोटे डेटा है ना वो तो लिखे हुए हैं, उसको दिमाग में डालकर दिमाग में कचरा क्यों करना। वो हम रेगुलर प्रैक्टिस करें तो ऑलरेडी याद हो जाएगा, उसको हम याद करने का अलग से प्रयास नहीं करेंगे। हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ओके, समझना जरूरी मतलब है, आपने जितने भी याद करना जरूरी क्लासेस नहीं है। होते हैं, हम्म। क्लासेस पे फोकस देके सिर्फ सुनते रहो तो याद हो जाएगा ऐसे। नहीं मैम, इसको मतलब सुनने के साथ आपको समझिए। किसी को बताना होगा। अगर आपने किसी को बता दिया तो आपकी मास्टरी हो जाएगी। यस यस, देखिए हमारी मास्टरी तो इसी में है ना कि हम कुछ भी जानते हैं तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल। शेयर करते हैं बस इसलिए आपको याद रहता है। लेकिन सर आप आप राइट। भी शेयर बहुत कीजिए बहुत आपको। कुछ जानते हैं सर, आप बहुत कुछ जानते हैं, मैंने देखा ना आपके हर वीडियोस देखे ना। अब ट्रिमेंडस नॉलेज आपके पास, ट्रिमेंडस। मैं तो देखिए थक ये गई, समय वो के देख साथ, वीडियो देखूं, ये हाँ, देखूं। ये तो सच है। हाँ, सच है, तो बहुत फिर ही मैं नॉलेज सोचती है हूँ कि सर के सर पास। कितना कैसे रख सकते हैं इतना याद। सर आपकी अपनी टोन देखिए से पावर ये कब क्लास, बढ़ेगी। सर याद आपकी करने के लिए टोन तो से भी क्लास देखो, सब में ऐसा लगता है कि ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है, ये भी करो वो भी करो, सब कुछ हाँ, कर लो। बरोबर। एक बस सर ऐसे। मेमोरी एनहांसिंग की क्लास ले लीजिए सबकी, तो वो अच्छा रहेगा। मेमोरी एनहांस कैसे कर सकते हैं। हाँ ये सर, ये जो पॉसिबल कर लीजिए। यस यस, एक्चुअली ये ऑलरेडी कोर्स है बना हुआ, और इसमें है क्या कहते हैं, जो हमने दोपहर 3 बजे का लॉन्च किया है ना, उसमें मेमोरी को साफ करने के लिए एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है। राइट। और वो मतलब वो जैसे विश्वरूप सर जो ट्रिक वाला जो हिसाब बताते हैं ना, ठीक है। हम्म। हम्म। सर से जब हमने 2009 में ट्रेनिंग ली तो हमें ये चीज पता चला, फिर हमने उसमें आगे जाके फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, ओके। एक जो इंट्यूटिव पर्सन है, ठीक है, और एक जो है मतलब सेंसिटिव पर्सन, जो एक इंट्यूशन पे काम करते हैं, उनका दिमाग जो है इंट्यूशन लेवल पे काम करता है, उनमें इंट्यूशन होता है। और दूसरे तरह के लोग हैं जो इंट्यूशन पे काम नहीं करते, वो सिक्स सेंस पे काम करते हैं। मतलब कि दो तरह के लोग होते हैं, एक पर ट्रिक काम करता है, दूसरे पर ट्रिक काम नहीं करता है। इसलिए विश्वरूप सर के जो मतलब ट्रिक्स वाला जो है ना, वो बहुत हम्म। सारे लोगों पे काम नहीं करता है, कुछ लोगों पे बहुत ज्यादा काम करता है। तो वो डिपेंड करता है पर्सन का एबिलिटी क्या है। तो उस पर हमने काम किया तो हमें पता चला कि हमें कुछ एब्सोल्यूट मेथड तैयार करने पड़ेंगे जो दोनों पे काम करते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। दोनों तरह के लोगों पे काम करते हैं। तो आप करा जो दीजिए। राइट ब्रेन लर्नर है, देखिए जो राइट ब्रेन लर्नर है ना वो डेटा याद नहीं रखेंगे, जो लेफ्ट ब्रेन लर्नर है ना वो डेटा ही याद रखेंगे, ठीक है। और जो हम्म। राइट ब्रेन लर्नर है ना उनको क्या है ना, कहानियां ट्रिक्स याद हो जाते हैं, लेकिन लेफ्ट ब्रेन लर्नर को जो है कहानियां ट्रिक्स याद नहीं होती, नहीं होता। ठीक है। तो विश्वरूप सर का जो मतलब कि फॉर्मूला है वो मोस्टली काम करता है राइट ब्रेन लर्नर के लिए, राइट। लेफ्ट ब्रेन लर्नर के लिए वो नहीं, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा करना था कि हमें दोनों तरह के स्टूडेंट्स को
कैप्चर करना था कि जो राइट ब्रेन लर्नर है या लेफ्ट ब्रेन लर्नर है, दोनों को काम है। तो एब्सोल्यूट मेथड्स जो है हमने बहुत सारे ट्राई किए, टेस्ट किए, और फाइनली जो है उसमें से 10 जो बेस्ट एक्सरसाइज हैं वो उसको हमने चुना और उसका नाम दिया सुपर ब्रेन 2.1। वो ठीक सर है, वो लॉन्च कीजिए, वो अच्छा सर ऑलरेडी रहेगा। ऐसा लॉन्च है ना कुछ वो। निचोड़ भी दो ना हमको, जो 3 हमें बजे वाला याद जो रहे। क्लास है, सुनिए, 3 बजे वाला क्लास है ना, उसमें वो रहेगा। ठीक है, ओके ओके। 3 सर रोज बजे रहेगा, वाला क्लास कल है। भी रहेगा, हमारा भी कल भी याददाश्त रहेगा ना? बढ़ जाए। वैसे